इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम बातें कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैंने बताया कि 3 फेज में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। पहला फेज आपका मॉडरेट फेज है, दूसरा असर्टिव नेशनलिज्म फेज है जिसको हम उग्रवादी चरण बोलते हैं, और तीसरा आपका आता है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द गांधीयन इरा यानी गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण का जो प्रारंभ है वो जब गांधी जी जो हैं इंडिया साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है गांधीवादी चरण। ठीक है, तो पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली गांधी जी जो है पोरबंदर गुजरात, काठियावाड़ गुजरात के एक रहने वाले हैं। उनकी जो एजुकेशन होती है वो ज़्यादातर लंदन में लॉ की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद लीगल प्रैक्टिस करते हैं साउथ अफ्रीका में। 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद वो यहाँ पे कांग्रेस से जुड़ते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल टीचर मानकर यहाँ पर अपना करियर प्रारंभ करते हैं। तो ये थी बातें गांधी जी के बारे में। अब हम फेज पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, तो जो आपका ये द गांधीयन इरा है, ठीक है, ये लास्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट है आपका। ठीक है, क्या है? लास्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी ये नेशनल मूवमेंट का अंतिम चरण पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ से हम नेशनल मूवमेंट के लास्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब मैंने गांधी जी के बारे में आपको बताया ही है कि गांधी जी कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, सारी बातें आपको बता दी हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें गांधी जी कब आए भारत में? 1915 में। 1915 में आए थे गांधी जी। ये साउथ अफ्रीका में थे पहले, और साउथ अफ्रीका में ये लीगल प्रैक्टिस करते थे। क्या करते थे? लीगल प्रैक्टिस, यानी वकालत करते थे। शॉर्ट एंड लॉन्ग बात ये है, ये सीधी सी बात है, वकालत करते थे वहाँ पे, लीगल प्रैक्टिस क्या करते थे। तो उसके बाद ये इंडिया आए। चलिए जी, इंडिया बुला लेते हैं इनको। ठीक है, तो जैसे ही ये साउथ अफ्रीका से इंडिया मूव करते हैं तो ये कांग्रेस के संपर्क में आते हैं। ठीक है, और कांग्रेस के संपर्क में आने के बाद ये गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी के गोखले को अपना, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका में ही जब इनके बारे में सुनते हैं ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। यहाँ आते ही इनको सबसे पहले क्या करते हैं? अपना पॉलिटिकल टीचर मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉलिटिकल टीचर। ठीक है, तो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी। गांधी जी जब आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये साबरमती रिवर जो होती है आपकी, वहाँ पे एक आश्रम का निर्माण करते हैं। साबरमती रिवर के किनारे पर क्या करते हैं? एक आश्रम बनाते हैं जिसका नाम आज साबरमती आश्रम है। ठीक है, क्या नाम से पुकारा जाता है? साबरमती आश्रम। तो जो साबरमती आश्रम है ये है कहाँ पे? ये अहमदाबाद गुजरात में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो ये बातें हैं गांधी जी के बारे में। यहाँ पर आकर वो अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी क्या करते हैं? फिर यहाँ पे अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करते हैं। जैसे वो पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है कि जो है अहिंसा को अपना जो है अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं कि बिना हिंसा किए भी आज़ादी ली जा सकती है, बिना एग्रेसिव हुए भी कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी बातें, ऐसी आइडियोलॉजी थी गांधी जी की, जिसका पहला प्रयोग हमें 1917 यानी 1917 में जो चंपारण मूवमेंट है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए हम पहुँचते हैं कहाँ पे? 1917। तो 1917 में होता क्या है कि एक जगह है आपकी जिसका नाम है चंपारण। ठीक है, चंपारण में मैंने पहले भी आपको बताया है कि चंपारण में एक सिस्टम अंग्रेजों द्वारा लगाया जाता है जिसको तिनकठिया सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ बता दिया है तिनकठिया सिस्टम के। तो तिनकठिया सिस्टम मैंने बताया था कि ये इंडिगो प्लांटर्स के लिए था, कि इंडिगो प्लांटर्स को, ठीक है,
1/3 लैंड जो उनके पास है, जो प्लांटिंग लैंड है, उसके ऊपर इंडिगो क्रॉप्स करना जो है कंपलसरी है, ऐसा ये सिस्टम था। लेकिन यहाँ तक आते आते ये सिस्टम इसलिए जो है जो प्लांटर्स हैं उनके लिए नुकसानदायी होने लगा कि जो ये लोग जो है ना राइस की क्रॉप्स करना चाहते थे। तो ये था क्या कि ये इंडिगो प्लांटर्स से रिलेटेड था। तो एक इंडिगो प्लांटर्स के एक वहाँ के लोकल लीडर्स थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये क्या करते हैं, ये राजकुमार शुक्ल ये वहाँ के लोकल लीडर होते हैं और ये इनवाइट करते हैं गांधी जी को कि आप आइए और चंपारण आइए और हमारी ये समस्या है, ठीक है। इनवाइट टू गांधी जी। तो गांधी जी को ये लोग इनवाइट करते हैं, गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और वहां पर जो है पहली बार ये क्या करते हैं, सत्याग्रह का स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हिस्ट्री में जो है आपका किस नाम से पुकारा जाता है, चंपारण सत्याग्रह। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो जो ये चंपारण सत्याग्रह है, यहाँ पे जाकर ये इन लोगों की जो है गांधी जी समस्या जो है देखते हैं, वाकई इनको प्रॉब्लम्स है। जो इंडिगो क्रॉप्स हैं, ये इंडिगो क्रॉप्स का इसलिए भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स ये थी कि जो क्या हुआ था कि पहले इंडिगो जो है आपका, इंडिगो यूज किया जाता कलर्स बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि जर्मन के अंदर केमिकल जो डाई कलर होते हैं उनका इनोवेशन हो चुका था, ठीक है। जो केमिकल कलर्स हैं कहाँ पे, जर्मनी में, ऐसे आपको समझना है। तो इससे क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी डिमांड जो है कम हो गई थी, इसलिए इन लोगों की मजबूरी थी ये राइस क्रॉप्स यानी चावल की खेती वहां पे करना चाहते थे। तो आगे हम बात करें तो इन चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने जो है सत्याग्रह स्टार्ट किया, ठीक है, जिसका नाम हुआ चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, टू लेड बाय गांधी जी, लेड बाय महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। तो ये क्या थे कि जो गांधी जी हैं आपके, ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से मिले और उन्हें जो है समझाने का प्रयास किया कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें हुआ क्या कि ये उनको समझाने में जो है सफल हो गए कि ये जो सिस्टम है आपका ये ठीक नहीं है, ये इन लोगों को परेशान कर रहा है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक इंडिगो कमीशन एस्टेब्लिश किया, ठीक है। इंडिगो कमीशन यानी इंडिगो नील आयोग जिसको बोलते हैं, उसका गठन किया। और इस नील आयोग का जो गठन किया था, ठीक है, इसमें एक मेंबर गांधी जी को भी बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। किसको बनाया, गांधी जी को। तो गांधी जी ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस कमीशन, तो ऑल्सो गांधी जी ऑल्सो मेंबर, तो गांधी जी was also the member of this commission, यानी इस आयोग के गांधी जी भी मेंबर बनाए गए। फिर उसके बाद इन्होंने जो है ये एक रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में जो आपका 3 कठिया सिस्टम था आपका, ये वाला 3 कठिया सिस्टम को फाइनली क्या हुआ कि अबोलिस्ट कर दिया गया, यानी पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया गया, फाइनली अबॉलिश्ड। और ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है गांधी जी की। तो इनका ये जो पहला प्रयोग था फाइनली सफल हुआ। जो यहाँ के जो पीपल्स थे उनके अंदर अवेयरनेस आई कि बिना हिंसा किए, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए या इंजर्ड किए, ठीक है, तो कार्य हो सकते हैं। तो इनके साथ एक बहुत बड़ा जो है लोगों का वर्ग इनके साथ जुड़ना यहाँ से प्रारंभ हो गया। तो ये पहला प्रयोग था। चलिए अब गांधी जी के दूसरे प्रयोग के बारे में बातें कर लेते हैं। दूसरा प्रयोग कहाँ पे किया इन्होंने, चलिए बातें करते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। तो ये लास्ट फेज है, मैंने बताया है तीसरा फेज जो है गांधी नीरा लास्ट फेज है, और ये 1919 से 1947 तक माना जाता है। 1947 में क्या होता है कि हमारा जो मुल्क है वो आज़ाद हो जाता है।
ठीक है, आज़ाद ख्यालात से हम रहना प्रारंभ कर देते हैं, यही कहानी है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा जो इफोर्ट्स है गांधी जी का वो होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है आपकी 1918 में। चलिए अब बात करते हैं हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1928। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1928। ठीक है, देखिए ये जो है जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, एक्चुअल में जो अहमदाबाद जो मिल्स हैं, मिल के ओनर और उसमें जो कार्य करने वाली लेबर है, उनके बीच का डिस्प्यूट का मैटर था। ठीक है, गांधी जी वहां पे गए, उनका डिस्प्यूट देखा। तो डिस्प्यूट था क्या, पहले तो हम उसे को जानने का प्रयास करेंगे। तो डिस्प्यूट ये था कि ये डिस्प्यूट था आपका ओनर, जो मिल्स के ओनर्स थे और लेबर के बीच में। ठीक है, यानी जो उनके मिलों के मालिक थे, मालिक और मजदूरों के बीच का डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट था क्या, देखिए ये टाइम था कि इस टाइम पे प्लेग आया हुआ था। जो लेबर्स थी वो प्लेग के लिए, प्लेग एक बीमारी आई थी इस टाइम पे, तो प्लेग के लिए एक्स्ट्रा बोनस की डिमांड कर रहे थे कि भाई आप जो है ना हमें प्लेग की वजह से बोनस दे दिए। और इनकी जो डिमांड थी वो 35% बोनस की थी कि 35% का आप हमारी जो सैलरी है उसका 35% बोनस हमको दे दीजिए ताकि हमारी भरपाई हो सके। लेकिन क्या था कि जो ये ओनर थे, इन्होंने क्या किया कि भाई हम जो है आपको जो प्लेग जो बोनस है देंगे, उसको ऐसी बात नहीं कि इन्होंने देने से मना किया, लेकिन हम उसको 20% देंगे। ठीक है, और 20% देंगे। अगर किसी ने 30 इसके मतलब 20% लेने से मना किया या इसका कोई जिसके अगेंस्ट गया तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बात जो है गांधी जी को बुरी लगी, तो उन्होंने क्या किया कि स्ट्राइक कर दी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी वहां पे गए और गांधी जी ने इस विषय को देखा और गांधी जी ने क्या पाया कि सच में ही इनको तो 35% देना चाहिए। तो गांधी जी ऑल्सो डिमांडेड 35% प्लेग बोनस। तो इन्होंने भी जो है डिमांड की कि आपको 35% प्लेग बोनस देना होगा। लेकिन मैंने बताया था ये बात इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जो है बोनस जो है वो केवल 20% देंगे। अगर 20% नहीं दिया गया तो जो है जॉब से जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा सबको। ठीक है, तो जैसे ही ये बात बोली कि जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। ठीक है, हंगर स्ट्राइक, अनशन पर बैठ गए गांधी जी, भूख हड़ताल कर दी कि भाई नहीं, इनको देना होगा, जब तक आप इनको नहीं दोगे तो मैं अपना जो हंगर स्ट्राइक है इसको ब्रेक नहीं करूंगा, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। मामला ने तूल पकड़ा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये जो मैटर है, गवर्नमेंट ने ये मैटर क्या किया कि ये ट्रिब्यूनल जो होता था, ट्रिब्यूनल को भेज दिया। ये केस ट्रिब्यूनल के पास चला गया और ट्रिब्यूनल ने जब फैक्ट्स को चेक किया, तो चेक करने के बाद पाया, तथ्यों की जांच करने के बाद पता लगा, तो उन्होंने जो प्लेग बोनस है, ठीक है, प्लेग बोनस को इन्होंने 35% जो है ग्रांट कर दिया कि नहीं 35% ही आपको देना होगा। तो इसी के साथ ही क्या हुआ, ये यहाँ पे गांधी जी को दूसरी सबसे बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये मैं गांधी जी की जर्नी के साथ साथ आपको सारी चीजें बता रहा हूं। तो दूसरी सबसे बड़ी सफलता गांधी जी की क्या है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल इनको 35% ग्रांट कर देता है, तो ये थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब तीसरा जो इनका मूवमेंट होगा, तीसरा मूवमेंट आएगा आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ठीक है ना, इसके बाद ये 1918 के बाद, सॉरी 18 है, 28 लिखा हुआ है। दूसरा आता है इनका खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, अब हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, ये कहाँ पे होता है। ये स्टार्ट होता है आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। यहाँ पे ले लेते हैं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट
गुजरात के अंदर ये मूवमेंट जो है प्रारंभ होती क्यों है जो आपकी ये, ठीक है, ये इसलिए होती है कि वहीं प्लेग की वजह से क्या हुआ था, प्लेग था और कोलेरा, दो बहुत बड़ी जो है महामारी, जैसे आज कोरोना है ऐसे ही उस टाइम पे कोलेरा और प्लेग आया हुआ था, ठीक है। प्लेग एक दूसरे से फैल गया था, उससे लोग बीमार हो गए थे, लोगों की मौत हो गई। तो उससे क्या हुआ कि क्रॉप भी जो है आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है सारी, काफी जगहों पर जो है ना फेमाइन यानी अकाल आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ के किसानों के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज कर देती है। तो कहानी किसकी है? किसानों की है। तो होता क्या है कि यहाँ पे कोलेरा, मैंने बताया ही है, कोलेरा और प्लेग की वजह से आपकी जो क्रॉप है, ठीक है, वो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, मैंने अभी बताया है। तो डिस्ट्रॉय होने की वजह से फेमाइन की स्थिति हो जाती है, निकाल पड़ जाता है, यानी कुछ चीजें पैदा ही नहीं होती हैं। और उसके बावजूद क्या करते हैं कि खेड़ा के जो किसान हैं इनके ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा टैक्स जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है इनका लगान, लैंड रेवेन्यू टैक्स बोलते हैं, इंक्रीज लैंड रेवेन्यू टैक्स। कितना कर देती है लैंड रेवेन्यू टैक्स को? वो बढ़ाकर कर देती है 23%, ठीक है। तो जैसे ही टैक्स रेट आपका जो है 23% होता है तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो यहाँ पे गांधी जी जाते हैं, ठीक है। गांधी जी के साथ कौन होते हैं? गांधी जी के साथ विट्ठल भाई पटेल होते हैं, वो भी गांधी जी के साथ होते हैं। तो गांधी जी और विट्ठल भाई पटेल मिलकर जो है सत्याग्रह करते हैं, जिसका नाम होता है खेड़ा सत्याग्रह। तो कौन कौन होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, गांधी जी और विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। ये क्या है कि स्टार्ट कर देते हैं खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या है कि आपका इसमें इसी टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं और इंदुलाल याग्निक, दो युवा इनको ज्वाइन कर लेते हैं। कौन कौन? विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। तो इनको दो युवा ज्वाइन कर लेते हैं, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। ये दो युवा होते हैं जो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को जैसे ही जो है इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक बहुत बड़ा जो है मूवमेंट होने वाली है, एक आंदोलन होने वाला है, तो सरकार क्या करती है कि सरकार इसमें क्लॉज डाल देती है। क्लॉज में ये क्या कहती है गवर्नमेंट क्लॉज में कहती है कि हु कैपेबल टू पे टैक्स, यानी जो टैक्स पे कर सके उसकी पहचान करो, ठीक है। तो उसकी पहचान करनी है, यानी जो टैक्स दे सके उससे ही टैक्स लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अपना प्लान चेंज कर दिया और टैक्स केवल उसी से लिया जो देने के लिए समर्थ है। तो यहाँ पे ये जो है इसी के साथ ही आपका ये जो खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट है, गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, आता है आपका रोलेट एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। गीला कपड़ा ये है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या है, ठीक है।
तो रोलैक्ट एक्ट 1919 क्या है, ये जो है ना एक रिवोल्यूशनरी क्राइम टैक्स है, यानी ये क्रांतिकारी जो गतिविधि होती थी उनके ऊपर लगाया जाता था। इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि अगर उनको कोई भी किसी भी व्यक्ति पर संदेह है उसको बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने टैक्स में प्रोविजन किया। ठीक है, तो इट्स अ रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये क्रिमिनल एक्ट था। ठीक है, जो 1919 और लिख देते हैं जी, 1919 था क्या कि ये टैक्स एक्ट अलो क्या करता था उसके बारे में हम जानना करते। तो इसको सीधे सीधे कहेगी जो रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट्स थी, ठीक है, ये इनकी जो है ना इनको नियंत्रण करने के लिए था, जिनकी क्रांति गतिविधियां थी उनको नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। इसके बारे में मैं लिख देता हूं आपको। तो द एक्ट्स अलो सर्टेन पॉलिटिकल केसेस, यानी ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं टू बी ट्राइड विदाउट ट्रायल, विदाउट ज्यूरीज एंड ट्रायल। ठीक है, यानी बिना किसी जो है न्यायिक से व्यवस्था के गुजारे, बिना किसी ट्रायल के गुजारे इनको जो है इन पर ट्राई किया जाता था। ठीक है, किस लिए, और परमिशन देता था एंड परमिटेड टू बी टू इंटरमेंट ऑफ सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल, ऐसे समझे इसको, सस्पेक्ट ऑफ विदाउट ट्रायल। तो ये था, तो ये कहानी थी रोलैक्ट एक्ट की। ठीक है, तो ये जो है ना इसको जो है काला कानून, ब्लैक लॉ, तरह तरह की संज्ञाएं जो है दी गई हैं। और था भी ये काला कानून जो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने वो इसके जो थे रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट थे। तो महात्मा गांधी क्या थे, अगेंस्ट थे, अगेंस्ट दिस एक्ट, यानी इस कानून के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, तो महात्मा गांधी ने किया कि उन्होंने जो है सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ठीक है, सत्याग्रह सभा, और इन्होंने सत्याग्रह की सभा की स्थापना करके इन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्ट या एगिटेशन करना प्रारंभ कर दिया कि नहीं ये गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि कानून के जानकार थे, तो जानकारी अच्छी थी इनको लीगल प्रैक्टिस के बारे में। तो इन्होंने कहा कि ये तो कानून जो है काला कानून है और मैं इसके जो है अगेंस्ट करता हूँ। इसके बाद जब इन्होंने सत्याग्रह सभा करके स्टार्ट किया तो 9 अप्रैल 1919 को इनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया गांधी जी को। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को क्या किया गया, तो महात्मा गांधी was arrested by the government, या बाय द पुलिस लिख लें, पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये था आपका रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, गांधी जी को बंद कर लिया गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो इंसिडेंट होता है वो आता है जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम जानकारी लेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। चलिए, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, टाइम 13 अप्रैल 1919। समस्या कहाँ पे प्रारंभ होती है, देखो होता क्या है कि इससे 3 दिन पहले 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है,
पंजाब के दो वरिष्ठ लीडर होते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इनको रोलेट एक्ट के अंदर बंद कर लिया जाता है बिना वजह। सैफुद्दीन किचलू और दूसरे होते हैं डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, तो इनको क्या कर लिया जाता है अंडर द रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर द रोलेट एक्ट। जैसे ही इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ये खबर पूरे पंजाब में फैल जाती है, तो होता क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को वहाँ अमृतसर के अंदर एक जो है एक समिट या सम्मेलन होना था, यानी इसके विरोध में एक जो है ना सभा होनी थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया था कि भाई ऐसी कोई सभा करने का आपको आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रोटेस्टर, जितने भी जलियांवाला बाग में प्रोटेस्टर थे, ये प्रोटेस्टर क्या हुए, ये इकट्ठा हो गए। ठीक है, कहाँ पे, अमृतसर में जलियांवाला बाग में जगह है। ठीक है, अमृतसर जलियांवाला बाग। तो यहाँ पे जब ये लोग इकट्ठा हुए तो यहाँ का जो सुपरिंटेंडेंट था जनरल RES डायर जिसका नाम था, उसको ना क्या हुआ कि उसने मना किया था कि आपको इकट्ठा नहीं होना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इकट्ठे हुए। तो इसने क्या किया कि इसको ना काफी गुस्सा आया। तो जो ये RES डायर पूरा नाम था इसका, ठीक है, तो RES डायर ने क्या किया, इसने क्या किया कि ऑर्डर दे दिया सभी को, ऑर्डर टू शूट एट द क्राउड, यानी पूरी भीड़ पर इसने जो है गोली चलाने के आदेश दे दिए। ठीक है, और गोली चली। ठीक है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, कोई इधर भागने, एक्चुअली क्या है कि जो आपका जलियांवाला बाग है वो चारों तरफ से घिरा हुआ, एक छोटा सा सिंकिंग रास्ता था वहां से निकलने का, वहीं पे उसने क्या किया, गोली चलवानी प्रारंभ कर दी। जैसे ही गोलियां चली तो ऑफिशियल फिगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम दी थी, तो इसमें माना जाता है कि 379 लोगों की तो डेथ हुई, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है। फिर उसके बाद 1500 यानी 1500 लोग जो है ना इंजर्ड हुए, ऐसा माना जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा जो है मैसेकर उस टाइम का माना जाता है जलियांवाला बाग। जैसे ही इस मैसेकर की जो है सूचना पूरे इंडिया में जाती है, इंफॉर्मेशन फैलती है, तो होता क्या है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनको ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से एक टाइटल मिला हुआ होता है नाइटहुड। क्या मिला हुआ था, नाइटहुड। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, अपना जो टाइटल है जिसका नाम है नाइटहुड, ठीक है, उसको रिटर्न कर देते हैं कि भाई लो, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट और ऐसे लोगों का दिया हुआ कोई भी उपाधि मुझे नहीं चाहिए, उसको वापस दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, जैसे ही लौटा देते हैं, इसके बाद जो है गांधी जी फिर से जो है अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट इन्होंने वापस कर दिया था उसको वापस ले लेते हैं, और दोबारा जो है सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी का यहाँ से क्या होता है, रीस्टार्ट कर दिया जाता है सत्याग्रह मूवमेंट को यहीं से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका ये जनरल RES डायर है, इसको निलंबित करके ब्रिटेन वापस भेज दिया जाता है। जैसे ये निलंबित होकर ब्रिटेन वापस जाता है, तो वहां पे इसको ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर देती है कि भाई आपने बहुत अच्छा कृत्य किया और हम आपको सम्मान देते हैं। तो यहाँ से ब्रिटेन की मानसिकता झलकती है। एक ऐसा व्यक्ति, कुछ यहाँ के भी कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने यही, उनका मानना था कि जनरल डायर ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि इनको सम्मान दिया, लेकिन जनरल डायर ने जो किया वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है आपका अब बातें करते हैं हम खिलाफत मूवमेंट की। चलिए अब यहीं पे आपका स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट। देखिए खिलाफत मूवमेंट है क्या, पहले तो यही जानेंगे। देखिए खिलाफत मूवमेंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है।
खिलाफत क्या है कि ये कहानी है कि जो मुस्लिम समुदाय है दुनिया में, वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका जो है ना पॉलिटिकल जो थिंकिंग है वो ये है कि जो खलीफा यानी कैलिफ्स ऑफ टर्की है, टर्की का जो खलीफा है वो इनके लिए सबसे बड़ी पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट में तो क्या होता है कि ये जो है ना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, कंपेन टाइप होता है। ठीक है, जिसको मुस्लिम जो थे ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो स्टार्ट करते हैं और वो इंग्लैंड की नीति के विरुद्ध जो है एगिटेशन करते हैं, जिसका नाम होता है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, यानी खिलाफत आंदोलन। चलिए अब आप बात करते हैं हम खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट वर्ष ये 1919 से स्टार्ट होता है, 24 तक ये होता है इंडिया में। ठीक है क्या ये जो ना पैन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। क्या है? पैन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट माना जाता है, यानी पूरी दुनिया में इसके ये चलता है आपका पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कैंपेन है ये लॉन्च किया जाता है, जो ब्रिटिश मुस्लिम होते हैं, ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम, तो यहाँ पे जो कैंपेन है इसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो कैंपेन लॉन्च्ड बाय ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम, यानी ब्रिटिश भारत के जो मुस्लिम होते हैं वो इसको स्टार्ट करते हैं, इंडियन मुस्लिम। ठीक है, और इसको लीड रोल कौन देते हैं? तो लेड बाय, वो भी लिख देते हैं, शौकत अली। शौकत अली द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है भारत में। ठीक है, तो शौकत अली इसको नेतृत्व देते हैं आपके। ठीक है, अब इसमें और भी लीडर्स होते हैं आपके, जैसे मैं लिख देता हूं कौन कौन होते हैं और लीडर्स। तो लीडर्स हैं इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद होते हैं, वो भी इसमें लीडर्स होते हैं। हालांकि मौलाना आजाद कांग्रेस के भी जो है सदस्य होते हैं, लेकिन वो खिलाफत में भी इनके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करें, दूसरे होते हैं इसमें हाकिम अजमल खान, लिख देता हूं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हाकिम अजमल खान। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं? हाकिम अजमल खान भी इसमें लीडर होते हैं। और दूसरे होते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो ये लोग क्या होते हैं इसमें? ये लीडर्स होते हैं इसके। देखिए होता क्या है कि कहानी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है आपकी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होता क्या है कि जो टर्की होती है, टर्की का जो कैलिप्स, जिसको हम खलीफा बोलते हैं, कैलिप्स की एक पोजीशन है जो टर्की, यहाँ पे जिसको हम खलीफा बोलते हैं, तो इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन को, इस खलीफा को ना पद से हटा दिया जाता है, ये पोजीशन ही समाप्त कर दी जाती है, ऐसे समझो, या पद से हटा दिया जाता है। तो लिख देते हैं इसको अबॉलिश। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी ब्रिटेन की सरकार होती है या ब्रिटेन का शासन होता है, वहां पे जहां भी मुस्लिम होते हैं, तो पूरे इसमें एक मूवमेंट चलती है। मैंने बताया कि ये पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट है कि आप ये जो पद हटाया आपने गलत किया है। ये 1919 से स्टार्ट होती है और 1924 में ये फिर इनकी जो है ना ट्रीटी ऑफ शेवर हो जाती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ शेवर यानी शेवर की संधि होती है। तो अगर हम बात करें आगे, जून 1920 में, अब हम इंडिया पे आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जून 1920 में होता क्या है कि इलाहाबाद के अंदर जो खिलाफत के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, यानी खिलाफत समिट होता है एक। ठीक है, यहाँ पे जो खिलाफत समिट होता है, इसमें कांग्रेस के कुछ लीडर भी जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसे कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर जो होते हैं महात्मा गांधी, वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट कौन होते हैं? महात्मा गांधी, लिख देते हैं जी महात्मा गांधी। ठीक है, और इसमें महात्मा गांधी के साथ जो होते हैं
अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली, और भी होते हैं, बहुत सारे लीडर्स इसमें होते हैं। तो ये क्या है ना, इलाहाबाद में एक सबमिट करते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है किया जाएगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये इंडिया में जो ब्रिटेन के जो ऑफिशियल होते हैं उनके अगेंस्ट होता है कि भाई अगर वहाँ पे हमारे जो पोजीशन खलीफा का जो पद है वो रिमूव किया है तो हम यहाँ पे जो है हम विरोध करेंगे ब्रिटिशर्स का। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे आगे चलकर जो है गवर्नमेंट बनती है जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह कमाल पाशा की सरकार बनती है, मोहम्मद शाह कमाल पाशा, ठीक है। तो ये जो होता है मोहम्मद शाह कमाल पाशा, ये क्या करता है कि ये जो पोजीशन होती है ये खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है, जो खलीफा की जो पोस्ट है उसका एंड कर देता है। और ये इसी के साथ ही पूरी दुनिया में जो ये मूवमेंट चलती है, ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। तो ये थी कहानी किसकी, ये थी कहानी आपकी खिलाफत मूवमेंट की। इस पोस्ट का जो एंड होता है वो कब होता है, 1924 में। तो 1924 में पूरा खिलाफत मूवमेंट का एंड हो जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही, नए लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नए कुछ टॉपिक्स के साथ में। धन्यवाद।